हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब देखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पेरिसाइक्लिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पेरी एंड साइक्लिक। पेरी का मतलब होता है पेरीफ्री, मतलब जो सतह पर है या आउटर सरफेस जिसको आप कह सकते हो, और यहाँ पर साइक्लिक का मतलब है साइक्लिक। तो यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब है कि वह रिएक्शन जहाँ पर साइक्लिक सिस्टम की बात हो रही है, और साइक्लिक में भी आउटर जो एरिया है या सर्कमफ्रेंस है उसकी बात हो रही है, पेरीफ्री की बात हो रही है। तो यहाँ क्या कह रहा है, पेरिसाइक्लिक मीन्स एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर एक टर्म कौन सा इंपॉर्टेंट है, पेरीफ्री, आउटर जो है उसकी परिधि की बात हो रही है ऑफ द रिंग। दैट मीन्स इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हम किसको कह रहे हैं कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है किस पर, रिंग की पेरीफ्री पर। ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक साथ हो रहा है। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, बॉन्ड ब्रेकिंग भी एक साथ हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी एक साथ हो रहा है। तो इससे होता क्या है कि जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन स्टेप एक ही होता है, तो वहाँ पर भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो यहाँ पर भी अगर बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रहा है तो रिएक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी एट द पेरीफ्री ऑफ द रिंग। दैट इज कंसर्टेड मैकेनिज्म। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि कंसर्टेड मैकेनिज्म हम टर्म काम में लेते हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब ये है कि रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, उसको हम कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो ये बात किसकी होगी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। तो दो तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने की वो ये है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रही है वो पेरीफ्री पर हो रही है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली, और क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो ये आपके पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की क्या क्या खासियत है, क्या क्या पहचान है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट वाइज, तो सबसे पहला देखा कंसर्टेड मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होता है, एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो साइक्लिक बनती है। अब देखिए, अगर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ना बने तो फिर उसको आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं कह सकते। ठीक है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट अगर कंसिडर होंगे तो ही हम रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहेंगे, वरना हम उसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं कह सकते। तो पहला पॉइंट क्या था, कंसर्टेड मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए। तीसरा पॉइंट है नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है, तो एक स्टेप में अगर रिएक्शन होगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा और कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितनी स्टेप होती है उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ स्टेप -1। जितनी स्टेप होती है उससे एक कम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, लेकिन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, 0, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। आगे दे रखा है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिएजेंट दैट इज इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रेडिकल इनिशिएटर ETC। यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जितने भी हमने मैकेनिज्म पढ़े वो यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर ना तो आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल की नीड है, ना कोई न्यूक्लियोफाइल की नीड है, ना किसी रेडिकल इनिशिएटर की नीड है। मतलब जो नॉर्मल हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। रेडिकल मैकेनिज्म कोई सा भी मैकेनिज्म यहाँ फॉलो नहीं होगा, इसका अलग ही मैकेनिज्म चलता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी रिएजेंट की इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रेडिकल इनिशिएटर की जरूरत नहीं होती है। आगे दे रखा है दीज आर इनिशिएटेड बाय सिंपल ऑन हीटिंग और बाय फोटोकेमिकल कंडीशन। यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवाने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए होती है, या तो थर्मल कंडीशन चाहिए या फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए। इस कंडीशन अप्लाई करते ही रिएक्शन हो जाती है, किसी भी रिएजेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंट क्लास की जो है रिएक्शंस होती है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नाम के चैप्टर में। ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये तो हमने बात करी डेफिनेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। भैया एक तरह से इंट्रोडक्शन होगा कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कौन कौन से टाइप की होती है और कितने तरह की होती है और कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मोटे मोटे तौर पर 4 तरह की दे रखी है, जिसमें से आपके फर्स्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन।
अब देखिए इसका रिवर्स भी आप कर सकते हो, वो अब डिटेल में पढ़ेंगे जब बता दूंगा। फर्स्ट है आपके इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, मतलब जो फर्स्ट टाइप है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड की अगर हम बात करें साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे आपने अगर एक ध्यान हो तो आपको नाम सुना होगा आपने डील्स एल्डर रिएक्शन, तो जो डील्स एल्डर रिएक्शन है वो इसी कैटेगरी में आती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। थर्ड आपके है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन और फोर्थ है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ जो है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आती है या इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। तो बेसिकली जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो आपके मेनली 3 ही है, हालांकि ये भी हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दे रखी है। जो मेन आपके 3 रिएक्शन है जिसपे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, वो स्टार्टिंग की 3 है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ सिस्टम की स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो हम सिस्टम ले रहे हैं वो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले रहे हैं, और जो एमो डायग्राम भी हम पढ़ेंगे वो भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप उसको कह सकते हो, सिग्मा का नहीं है। तो जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट आपके सिस्टम है इथीन, तो इथीन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक आपके C2 मॉलिक्यूल होता है वो अलग होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, एक सिग्मा एक पाई है। तो यहाँ पर जो हम एमओ डायग्राम की स्टडी कर रहे हैं वो आपके पाई वाले ऑर्बिटल की स्टडी कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड कितने, एक। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो पाई बॉन्ड की संख्या 1 है और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। अब इथीन का जब आप एमओ डायग्राम देखेंगे तो 2 इसमें एनर्जी लेवल है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप कह सकते हो, psi1 एंड psi2। psi1 जो है नीचे आ गया है उसके, और psi2 क्या है, ऊपर है। psi1 को आप बॉन्डिंग कह सकते हो, psi2 को आप एंटी बॉन्डिंग कह सकते हो, ठीक है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको बताया कि एक पाई बॉन्ड है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा होमोल्यूमो का। किसका कंसेप्ट आता है, होमो और ल्यूमो का। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊंचा भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो जो होता है वो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे नीचे खाली जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी बात होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नोटेशन दे रखा है, ये बता रहा है थर्मल कंडीशन को। फोटोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कि थर्मल कंडीशन दे रखी है या फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है। इस बेस पे डिसाइड होगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और अगर होगी दोनों कंडीशन में तो वहाँ पर उसकी कंडीशंस अलग हो जाएगी, प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ जाएंगे, वो हम डिटेल में एक एक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हमने बनाई है, अगर ये कुछ भी मेंशन नहीं है तो यही कॉन्फ़िगरेशन माननी है, और ये थर्मल कंडीशन की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कंडीशन हम स्टडी करते हैं वो थर्मल कंडीशन है। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर चला जाता है। तो जब आप फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में आपको होमोल्यूमो की ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नई टर्म सोमो भी होती है, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है, इथीन में आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2 हैं, psi1 और psi2। उसके बाद हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी तो थर्मल कंडीशन में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक पाई बॉन्ड है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए और ये एम्प्टी है। फोटोकेमिकल कंडीशन में कुछ नहीं होगा, जब आप फोटोन देंगे इसको तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन नीचे है और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है। अब इसके बाद बात आती है सिमेट्री की। सिमेट्री देखिए 2 तरह की देखिए, एक बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे। सिमेट्री जो है 2 तरह की देखिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 2 तरह की देखिए, एक है मिरर प्लेन और एक है C2। मिरर प्लेन को शॉर्ट में सिंपल M लिख रखा है, और C2 जो है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए नोटेशन बता रखे हैं, ये जो सिंबल है ये बता रहा है थर्मल कंडीशन को, ये वाला सिंबल बता रहा है फोटोकेमिकल कंडीशन। C2 जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बता रहा है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, ये मैं लगभग आपको सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बता रखा है। और अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री वाले वीडियो देखे होंगे स्टार्टिंग के, तो वहाँ पर भी मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बता रखा है। M जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि सिमेट्री एलिमेंट हमने 2 तरह के ले लिए, मिरर प्लेन और C2। अब ये लगाने कैसे हैं, चेक कैसे करने हैं, तो मिरर प्लेन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है।
अब इसको अगर हम इमेजिन करें तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि मैंने कहा कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, 2 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं इथीन के मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल। तो प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब मैंने कहा ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये आपके 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये मैंने कहा मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये 2 हाइड्रोजन इसके हो गए, और ऐसे के ऐसे 2 हाइड्रोजन जब आप देखोगे तो इसके हो जाएंगे। तो ये पूरा क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल प्लेन में हो गया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल की, तो ये मैंने कहा कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो ये जो है ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। अब जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी ऑर्बिटल से बनता है, और वो जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होगा? पैरेलल होगा, और मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो पी ऑर्बिटल बच रहा है जो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा वो इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर मैं कहूँ ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस में प्लेन है, तो ये जेड एक्सिस है और ये पाई बॉन्ड बना रहा है। अब हम जो बात कर रहे हैं किसकी? मिरर प्लेन की। अब देखिए यहाँ पर जो पूरा मॉलिक्यूल है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मिरर प्लेन किसकी बात करें? एक बार हम ऑर्बिटल पे फोकस कर रहे हैं, तो बाकी मॉलिक्यूल को एक बार आप छोड़ दीजिए, ऑर्बिटल पे फोकस कर रहे हैं। तो मिरर प्लेन में कैसे चेक करूंगा कि जो मिरर प्लेन है मेरा ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे। अब ये जो मिरर प्लेन जा रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन था उसके ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो मिरर प्लेन आप लगा रहे हो, ये मॉलिक्यूलर प्लेन था, ये परपेंडिकुलर प्लेन लग रहा है। किसके? मॉलिक्यूलर प्लेन के। दूसरी बात, ये जो मिरर प्लेन आप लगा रहे हो ये क्या कर रहा है? कार्बन कार्बन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको बाइसेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने जो लैंग्वेज लिख रखी है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। और ये जो 2 पी ऑर्बिटल ऐसे हैं, और जो आप मॉलिक्यूलर प्लेन लगा रहे हो वो ऐसे लगा रहे हो। तो जब आप ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन लगाओगे तो जो पी ऑर्बिटल है आपस में क्या है? मिरर इमेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है? जो प्लेन है वो जो 2 पी ऑर्बिटल है उनके बीच से जाएगा। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तीसरी बात, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको बाइसेक्ट करेगा। अब चेक आपको ये करना है कि प्लेन लगा या नहीं लगा। मतलब प्लेन तो आपने लगा दिया, अब वो मिरर प्लेन है या नहीं है, या मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। वो कैसे चेक करना है? कि जब आप इसमें प्लेन लगाएंगे तो आपको केवल क्या है? साइन चेक करना है कि जो साइन है वो सेम है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इधर प्लेन लगाता हूँ तो प्लस के सामने प्लस है, माइनस के सामने माइनस है, इसका मतलब इसमें मिरर जो प्लेन है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो आपने क्या कहा कि जो साइवन है, मैं यहाँ पर एम लिख रखा है, तो साइवन जो है वो मिरर प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिक है, मतलब मिरर प्लेन प्रेजेंट है। तो इसलिए मैंने साइवन के लिए एम जो है मिरर प्लेन उसके सामने एस लिख रखा है। एस का मतलब है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूँ साइड 2 की। साइड 2 में जब आप मिरर प्लेन लगाओगे तो आप ये देखोगे कि प्लस के सामने माइनस आ गया और माइनस के सामने प्लस आ गया, मतलब जो मिरर प्लेन है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर आपने क्या करा? मिरर प्लेन में साइड 2 के सामने ए लिख दिया। तो ये हमने चेक करा कि मिरर प्लेन प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने क्या देखा? साइड 1 में प्रेजेंट है, साइड 2 में प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं C2 की। अब देखिए C2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इट इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड पास थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो नोटेशन है ये पैरेलल के लिए है, ये जो नोटेशन है ये परपेंडिकुलर के लिए है। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंबवत कहते हैं, पैरेलल को हिंदी में समानांतर कहते हैं। तो क्या कह रहा है ये? इट इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसके क्या है? समानांतर है, पैरेलल है C2। इसका मतलब ये भी है कि जो मॉलिक्यूलर प्लेन है उसके अंदर प्रेजेंट है C2। एंड पास थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उससे पास हो रहा है, मतलब एक तरह से बाइसेक्ट कर रहा है, पास हो रहा है, एक ही बात है। अब इसको अगर हम इमेजिन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मैंने कहा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो ये जो है ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। और ये आपके हो गए 2 पी ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब आपने क्या कहा? जो C2 है वो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर है, तो जो C2 है वो आपके यहाँ से यूँ जा रहा है। ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है और मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, तो C2 ऐसे लगेगा। तो जब आप C2 लगाएंगे तो आपको चेक कैसे करना है कि C2 लग रहा है नहीं लग रहा? C2 का मतलब कितने डिग्री से रोटेट करना है? 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद स्ट्रक्चर जो है वो आपको आइडेंटिकल मिल रही है, या हम कह सकते हैं, सॉरी आइडेंटिकल की जब हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जैसे मान लीजिए आप C2 जब लगाएंगे तो आपको क्या करना है? इसको 180 डिग्री से रोटेट करना है ऐसे। तो 180 डिग्री से जब आप रोटेट करेंगे तो आपको सिमिलर मिला या नहीं मिला? अगर सिमिलर मिल गया तो आपके C2 प्रेजेंट है, और सिमिलर नहीं मिला तो C2 प्रेजेंट नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि C2 प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइवन की, तो ये मैंने कह दिया मान लीजिए प्लस को बता रहा है और ये मैंने कह दिया माइनस को बता रहा है, तो ये आपके साइवन है। साइवन में जब आप C2 लगाएंगे
तो आप ये देखेंगे जब मैं 180 डिग्री से इसको रोटेट करूंगा तो जो प्लस पहले ऊपर थे वो दोनों प्लस के आगे नीचे, और जो 2 माइनस नीचे थे वो 2 माइनस के आगे ऊपर। इसका मतलब इसको जब आप रोटेट करोगे 180 डिग्री से तो इसमें C2 प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। तो आपने क्या लिखा, C2 जो है इसमें क्या है, एब्सेंट है। अब यहाँ पर जब बात आती है साई2 की, साई2 में चेक करना है C2 प्रेजेंट नहीं है या नहीं, तो ये आपके C2 ऐसे लगेगा। अब जब आप इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो देखिए ये ऐसे है, ये प्लस वाला ऐसा है और ये प्लस वाला ऐसे है। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे, तो मैं एक बार रोटेट करके देख लेता हूँ, तो ये आपने ऐसे कहा, ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये 180 डिग्री से, और फाइनली आपको ऐसा कैसा मिल गया। इसका मतलब जब आप इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी मिलेगी, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि साई2 जो है उसमें C2 प्रेजेंट है, तो C2 जो है उसके लिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। तो ये आपको सिमेट्री का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा, अब देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आपके एमएससी में टॉपिक दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम रिएक्शन तो बड़ी बड़ी याद कर ली हमने, बहुत ज़्यादा कंडीशन सब कुछ याद कर लिया, लेकिन जो बेसिक्स है वो हम क्लियर नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जब बेसिक्स से क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड, तो वो हमारे लिए और टिपिकल पड़ते हैं। तो बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसको समझने के लिए। तो ये हमने बात करी कि इसकी इथीन की। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी कि इथीन में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2, साई1 और साई2। ये साई1 साई2 की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा कि थर्मल कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, तो साई1 जो है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये एम्प्टी है। फोटोकेमिकल कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर ऊपर चल जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो क्या है, साई1 में 1 है और साई2 में भी 1 है। मिरर प्लेन की बात करें तो साई1 में जो मिरर प्लेन है प्रेजेंट है और साई2 में मिरर प्लेन एब्सेंट है। C2 की बात करें तो C2 जो है साई1 है उस C2 एब्सेंट है उसमें, और जो साई2 है उसमें C2 प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें नोड की, तो देखिए नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। यहाँ पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब आपके साइन चेंज होगा तो साइन चेंज की जो कंडीशन है वो बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, नोड। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ प्लस के सामने प्लस है तो साइन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ प्लस के सामने माइनस है तो इसके बीच में जो है वो क्या है, एक नोड प्रेजेंट है। तो वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इथीन के साई1 में नोड कितनी प्रेजेंट है, या इथीन के साई2 में नोड कितनी प्रेजेंट है। या वो ये कह सकता है कि थर्मल कंडीशन में जो इथीन का होमो है ये होमो हो जाएगा तो उसमें नोड कितनी है। या वो ऐसे कह सकता है कि इथीन की जो थर्मल कंडीशन है उसका जो ल्यूमो है उसमें नोड कितनी प्रेजेंट है। तो बेसिक्स जो लैंग्वेज है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो अगर आपने ढंग से समझ रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये हमने पढ़ लिया होमोल्यूमो क्या है, साई1 साई2, नोड, थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, C2 और M। ये जो आपने पढ़ा है इसी को हम आगे क्या करेंगे, जो अगले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा था कि आपके जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी वहाँ पर हमने लैम्डा मैक्स के लिए पढ़ा था, तो कि लैम्डा मैक्स जो है कॉन्जुगेशन के साथ क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। अब 1,3-ब्यूटाडाइन की अगर हम बात करें 1,3-ब्यूटाडाइन की, तो वहाँ पर आप देखेंगे 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके दे रखे हैं, साई1 साई2 साई3 और साई4। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इथिन वाले में हमने देखा था साई1 जो है उसमें एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो ये जब आप एमओ डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे पाई वाले, तो वहाँ पर बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको करना क्या है कि साई1 में आपको ध्यान रखना है एक भी नोड नहीं आनी चाहिए। तो क्या करना है, क्योंकि आपके 4 कार्बन है और पाई ऑर्बिटल जो आपके पी ऑर्बिटल है वो भी 4 है आपके, तो 4 आप बना दीजिए। अब चारों का जो नोटेशन है या जो सिंबल है वो सेम रहेगा, मतलब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। फिर साई2 की अगर हम बात करेंगे तो एक नोड आ जाएगी, एक नोड आपके सिमेट्रिक फॉर्म में आनी चाहिए तो सेंटर में आ जाएगी। अब जहाँ पर नोड आएगी उसके बाद या उससे पहले साइन चेंज होंगे। तो जैसे मैंने कहा यहाँ प्लस है तो यहाँ कोई नोड नहीं है तो यहाँ भी प्लस होगा, एक नोड आ गई तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कोई नोड नहीं है तो माइनस के बाद माइनस ही होगा। इसके बाद साई3 में 2 नोड आएगी, तो अगर आप यहाँ नोड लगाएंगे तो सिमेट्रिक फॉर्म नहीं आ पाएगा, इसलिए एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ। तो अगर ये प्लस है नोड के बाद माइनस हो जाएगा, कोई नोड नहीं है तो माइनस के बाद माइनस, और नोड है तो माइनस के बाद प्लस। यहाँ पर आपके तीसरी 3 नोड आ जाएगी, तो 3 नोड कहाँ हो जाएगी, 1 2 और 3, प्लस माइनस। तो ये आपके डायग्राम जो आप बनाएंगे उसका फॉर्मेट हो गया कि भाई साई1 में कोई भी नोड नहीं है, साई2 में एक नोड है, साई3 में जो है। तो अगर आपको नोड की संख्या पहचाननी हो या कोई आपसे पूछे तो n-1 नोड की जो संख्या निकालनी है, n-1 जो है नोड की संख्या आ जाएगी। अब n का मतलब क्या है, ये
अब जैसे 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ नोड कितनी आ जाएगी 0। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो नोड कितनी आ जाएगी 1। 3 माइनस 1 2 नोड हो जाएगी। 4 माइनस 1 3 नोड आ जाएगी। अब ये आपके डायग्राम हो गया। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो थर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, कितने पाई बॉन्ड है 2, पाई बॉन्ड 2 हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए। तो ये आपके नॉर्मल कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको यही मानना है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगा होमो, साई 2 क्या हो जाएगा होमो थर्मल कंडीशन में, और ल्यूमो क्या हो जाएगा साई 3। तो ये आपकी होमो हो जाएगा और ये आपकी ल्यूमो हो जाएगा किस में, थर्मल कंडीशन में। अब जैसे आप फोटोकेमिकल कंडीशन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये अब आपके क्या हो गया, होमो हो गया, और ये क्या हो गया लुमो। अब आप ध्यान ये रखना है कि जब हम पढ़ेंगे आगे रिएक्शन, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि थर्मल कंडीशन में अलग रिएक्शन हो रही है, फोटोकेमिकल कंडीशन में अलग रिएक्शन हो रही है, या फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन थर्मल कंडीशन में होगी और ये रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी। उसका जो बेसिक रीज़न है ऐसा क्यों हो रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में होमोल्यूमो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए जो है या तो रिएक्शन होती है या नहीं होती है, या अगर होती है दोनों कंडीशन में तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग चलती है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि जितनी आपकी नीड है उसके हिसाब से मैं चलूँगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने का कोई यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मिरर प्लेन की, तो आपको कुछ नहीं करना कि बीच में प्लेन लगा के देखिए, ये इसकी मिरर इमेज है, प्लस के सामने प्लस है, ये इसकी मिरर इमेज है, प्लस के सामने प्लस है, मतलब इसमें मिरर प्लेन प्रेजेंट है। तो एस का मतलब सिमेट्रिक है, एस का मतलब क्या है सिमेट्रिक, मतलब मिरर प्लेन प्रेजेंट है, मतलब सिमेट्रिक है। मिरर जो आपके है सिमेट्री एलिमेंट मिरर प्लेन वाला या प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, मतलब सिंपल सी बात है मिरर प्लेन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जब आप मिरर प्लेन लगाओगे, प्लस के सामने माइनस आ गया, मतलब मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एसिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें साई 3 की, तो आप देखेंगे माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, मतलब मिरर प्लेन प्रेजेंट है, तो वापस से क्या हो गया सिमेट्रिक। फिर साई 4 की अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे माइनस के सामने प्लस आ गया, मिरर प्लेन एब्सेंट है, एसिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मिरर प्लेन है वो आपके ऑड वाले में सिमेट्रिक है। किस में सिमेट्रिक है, ऑड वाले में। इसका मतलब क्या हुआ, साई 1 में सिमेट्रिक है, साई 3 में सिमेट्रिक है, और इवन वाले में एसिमेट्रिक है, साई 2 में एसिमेट्रिक है और साई 4 में एसिमेट्रिक है। अब बात आती है C2 की, तो C2 में क्या करोगे, आप इसको रोटेट करोगे, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये जो प्लस है रोटेट होने के बाद ये माइनस प्लस नीचे आ जाएगा, जबकि यहाँ पर ये क्या है सारे प्लस ऊपर हैं। तो इसमें आपके C2 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे तो प्लस जो है सारे नीचे चल जाएंगे और सारे माइनस ऊपर आ जाएंगे, तो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी, तो ये एसिमेट्रिक है। साई 2 की अगर आप बात करोगे तो अब आप क्या देखोगे कि ये जो 2 प्लस हैं, ये जैसे इस प्लस की बात करो तो ये जब प्लस आप इसको रोटेट करोगे तो ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो देखिए ये यहाँ पर प्लस पहले से है, तो जब आप इसको पूरे को रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर मिल रही है वो आपको सिमिलर मिल रही है। इसका मतलब इसमें क्या है C2 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है C2 प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर इसके बाद अब आप बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अगर C2 चेक करना है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो है ये आपस में जस्ट अपोजिट होने चाहिए, तब C2 लग सकती है। जैसे ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट है, C2 लग जाएगी। अगर सिमिलर है, जैसे ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, तो C2 नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर C2 जो है एब्सेंट है। फिर C4 की आप बात करोगे तो प्लस और माइनस ये आगे, क्योंकि जैसे ही जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये यूँ होगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है कि ये जो केस है, सिंपल केस की बात कर रहे हैं, जिसमें मिरर सिमेट्री है उसमें C2 सिमेट्री नहीं है, जिसमें C2 सिमेट्री है उसमें मिरर सिमेट्री नहीं है। ऑड वाले में मिरर है, इवन वाले में C2 है। तो ये आप सिंपल इसको याद भी कर सकते हैं, समझाने के तौर पे मैंने आपको समझा भी दिया। अब इसकी अगर हम आगे बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, थर्मल कंडीशन में होमो क्या है साई 2, और थर्मल कंडीशन में ल्यूमो क्या है साई 3, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या है साई 3 और ल्यूमो क्या है साई 4। नोड की अगर आप बात करें तो मैंने कहा नोड का जो फॉर्मूला है वो है n-1, तो साई 1 के लिए कितनी नोड है 0, साई 2 के लिए 1, साई 3 के लिए 2, साई 4 के लिए 3। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई आपके 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए थर्मल में जो आपके होमो है उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर दी भाई। पहले तो उसने कहा 1,3-ब्यूटाडाइन है, फिर उसने कहा थर्मल कंडीशन का जो होमो है, थर्मल कंडीशन का जो होमो है उसमें नोड्स कितनी है। तो थर्मल कंडीशन का होमो आपको बताना चाहिए कि क्या है साई 2, और फिर साई 2 में नोड्स कितनी होती है 1, ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन बनाने हैं तो वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो तो नॉर्मली आती ही हैं, वो तो आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं है रिएक्शन का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगी, वो आप आसानी से याद कर लोगे। लेकिन यहाँ से जब बेसिक से क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन क्योंकि आप रट नहीं सकते, वो आपको फिर समझने ही होंगे, समझने के बाद आप आसानी से उनको कर सकते हो। नेक्स्ट सिस्टम है 135 हेक्साट्राइइन। अब देखिए ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में रिएक्शन पूछते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है आपको स्ट्रक्चर दे, वो नाम से पूछ सकते हैं और साथ के साथ स्टीरियो भी देंगे। तो वो आपको जो स्टीरियो वाला जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वहाँ पर आपको इजेड नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए। अब देखिए इसकी सिस्टम की अगर हम बात करें 135 हेक्साट्राइइन की, तो यहाँ पर अगर हम देखें टोटल 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड होंगे, 1, 2 और 3, तीनों क्या है कॉन्जुगेशन में, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उससे जस्ट डबल जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो पाई बॉन्ड कितने, 3, तो यहाँ पर कितने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6। ठीक है, ये आपके 6 हो जाएंगे साई 1 से लेके साई 6। इसके अलावा आप कह सकते हो 3 बॉन्डिंग हैं और 3 एंटी बॉन्डिंग है। अब आप क्या देखेंगे कि साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6, इसकी जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि साई 1 में कोई भी नोड नहीं है, तो जितनी भी लोब्स हैं उन सब के ऊपर जो है प्लस चार्ज है और नीचे क्या है, माइनस चार्ज है। साई 2 की अगर आप बात करोगे तो एक नोड है, एक नोड है, इसका मतलब क्या हो गया, एक नोड कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी। तो यहाँ पर अगर इधर प्लस है ऊपर वालों पर तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। साई 3 में कितनी नोड होगी, 2। अब जब 2 नोड है तो सेंटर में नहीं आ सकती, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म नहीं होगा, तो एक यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई। तो आप देखेंगे कि नोड से पहले जो है साइन अलग होते हैं, नोड्स के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इस टाइप से। साई 4 की अगर हम बात करें 3 नोड हो जाएगी। तो देखिए जब ऑड नोड चल रही है तो एक सेंटर में आएगी, बाकी साइड में आ सकती है। तो यहाँ पर ऑड नोड थी तो सेंटर में आ गई, यहाँ पर इवन नोड थी सेंटर में नहीं आई है। फिर ऑड नोड है, सेंटर में आ गई है, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। इसके बाद साई 5 जो है वहाँ 4 नोड आ गई है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ नोड्स इवन है तो सेंटर में नहीं आएगी, उसके अलावा नोड्स आ जाएंगी। तो आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद साई 6 में 5 नोड हैं, तो सारी की सारी जो पोजीशन है वहाँ पर नोड्स आ जाएंगी, तो सब में क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो ये हमने बात करी डायग्राम की। अब मेन चीज़ कितनी है, मेन चीज़ क्या है कि आपके पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 6। तो जब आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो साई 3 तक फिल हो जाएंगे और साई 4 साई 5 साई 6 जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी। फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो फोटोकेमिकल कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो थर्मल कंडीशन का होमो क्या होगा, साई 3 और ल्यूमो क्या होगा, साई 4। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ है थर्मल कंडीशन में होमो क्या है, साई 3 और ल्यूमो क्या है, साई 4। फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करें तो होमो क्या है, साई 4 और ल्यूमो क्या है, साई 5। अब देखिए ये होमो ल्यूमो ही जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसी पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिरर जो है वो ऑड में क्या चलता है, सिमेट्रिक चलता है। तो साई 1 साई 3 साई 5 जो है मिरर में सिमेट्रिक है और जो C2 है वो इवन में सिमेट्रिक चलता है। तो साई 2 साई 4 साई 6 में C2 सिमेट्रिक है, बाकी एसिमेट्रिक हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आप चेक करेंगे मिरर प्लेन लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर आपकी C2 लग रही है या नहीं लग रही है। और आप याद भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मिरर ऑड में चलेगा और C2 इवन में चलेगा। तो ये जो है, इसके अलावा देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, वापस से बताता हूँ। नोड फॉर साई n, साई n जो है उसके लिए नंबर ऑफ नोड्स अगर आपसे कोई पूछे तो सिंपल सा हो जाएगा n-1। कहने का मतलब है जैसे वो पूछे साई 4 में नोड कितने होंगे, तो 4 - 1 3 नोड हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, 1 में 0, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 4 और 5। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नोड्स। इसके अलावा मैंने आपसे बता रखा है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपके 135 हेक्साट्राइन है, उसकी थर्मल कंडीशन का जो ल्यूमो है उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देखो 135 हेक्साट्राइन का जो सिस्टम है उसकी थर्मल कंडीशन का ल्यूमो क्या है, साई 4। तो साई 4 में नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 3। तो जब अगर आप ढंग से समझ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए जो बेसिक पार्ट है, जो रिएक्शन से स्टार्टिंग का जो पार्ट है बेसिक समझने का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम शुरू करेंगे, जो आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े, 4 टाइप के रिएक्शन थे, उनमें से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।